नेक्स्ट है हम लोगों का सवाल कि लोकसभा के विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन का कुल सीटों का डैश सीटें हासिल हों, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्या होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। सवाल बोल रहा है कि लोकसभा के विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन का कुल सीटों का डैश सीटें हासिल हो, कितना हो? 1/10 हो। मतलब विपक्षी पार्टी वही बन सकता है जो टोटल लोकसभा की सीटों की जो संख्या होगी उसका 1/10 भाग कम से कम वो सीट लेकर के आया होगा। यानी 1/10 भाग का मतलब कम से कम कितना? फिर 55 सीट वो लेट करके आया होगा, क्योंकि 550 से अगर आप देखिए तो 550 का कितना हो जाता है आपका? 55 सीट होता है। तो कम से कम उसको कितना चाहिए? 55 सीट चाहिए, तभी वो विपक्ष दल का नेता बनता है। याद रखिएगा, लोकसभा में जिसको सबसे अधिक सीटें आती हैं, लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें आती है उस पार्टी को बोलते हैं बहुमत दल। क्या बोलते हैं? बहुमत दल। ठीक है। उसके बाद जो पार्टी विपक्ष में आएगा उसके लिए क्राइटेरिया है कि कम से कम वो 1/10वां भाग, कम से कम 1/10वां भाग वो वोट लेकर के आए, सीट लेकर के आए, सॉरी सीट लेकर के आए, वोट नहीं, सीट लेकर के आए। इसका मतलब समझ में आया? आप लोग अब कल आइएगा, ठीक है? 1/10वां भाग, ठीक है ना? आ रहा समझ बात है? अब सवाल ये होगा कि सर हो सकता है कि कोई 60 ले आया सीट और किसी के पास 57 है, तो विपक्ष दल कौन होगा? जिसके पास अधिक सीटें होंगी वो कौन सा होगा? विपक्ष दल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्ष दल बनने के लिए 55 सीट से भी कम आता है, तब क्या होगा उस कंडीशन में? 2-3 पार्टी मिलकर के तब विपक्ष दल का चेहरा होगा। चलिए थोड़ा सा जो इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला है 1/10वां। इसका न्यूनतम भाग कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। और यह 55 सांसद वाला दल ही क्या कहलाएगा? लोकसभा में विपक्षी होने का दावा कर सकता है। कम से कम 1/10वां बोलिए या क्या बोलिए, 55 बोलिए, दोनों अंक दे देता है। 1/10वां भी दे सकता है और 55 भी दे सकता है, तभी आप विपक्ष दल का नेता बन सकते हैं, विपक्षी दल लोकसभा में हो सकते हैं। विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है। विपक्ष दल का जो नेता होता है उसे कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है ना, उसके स्तर का दर्जा दिया जाता है। और जो भी वेतन भत्ता, जो भी सुविधाएं कैबिनेट स्तर के मंत्री को मिलता है, जिस तरह से रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को मिलता है, उसी तरह का जो है सो सुविधा दिया जाएगा विपक्ष दल का जो नेता होता है उसको दिया जाता है। ठीक है साहब। चलिए प्रथम, अब देखिए ये क्योंकि लोकसभा से जुड़ा हुआ पॉइंट था ना, ये विपक्ष दल की नेता कहाँ की बात कर रहा था? लोकसभा से। तो लोकसभा से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि बहुमत दल बताए थे आपको। बहुमत दल, बहुमत दल का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में वो पार्टी जो क्या करे, सबसे अधिक सीटें जीत करके आए, उसको क्या कहा जाएगा? बहुमत दल। बहुमत दल के लिए किसी भी पार्टी को जितना भी लोकसभा का सीट होगा, जितना पर चुनाव होगा, उस चुनाव का आधा से एक अधिक उसको सीट जीत करके आना पड़ेगा। मान लीजिए हम अगर आपसे पूछ लें थोड़ा सा कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? लोकसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम हो सकता है कितना? 552, अधिकतम 552। अच्छा वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना? 545। तो इसमें दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग निर्वाचन के द्वारा भेजते हैं। किसके द्वारा? निर्वाचन के द्वारा भेजते हैं। ऐसे अब समाप्त हो गया इसको, लेकिन अभी तक जो है उसको भी पढ़ना है। निर्वाचन के द्वारा, तो निर्वाचन के द्वारा कितना निर्वाचित करते हैं? 543। कितना? 543। और दो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन। मनोनयन होता है एंग्लो इंडियन का, और ये कितना ये मनोनयन होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब हम लेके चलेंगे कितना? 545। 545 का अगर हाफ करें, 2 तो मनोनयन नहीं होता, 543 लेके चलिए। 543 सीट में, क्योंकि चुनाव होगा इस पे, 543 में जो आधा से एक अधिक करेंगे तो लगभग आ जाएगा 272। 272 आएगा ना। तो जिस पार्टी को 272 सीट आएगा लोकसभा में, वो पार्टी कहलाएगी बहुमत दल। क्या कहलाएगी? बहुमत दल। अब समझिएगा, मान लीजिए किसी पार्टी, जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी को 300 सीटें आ गई। कांग्रेस है, इसको मान लीजिए 100 सीटें आ गई। ठीक है। बाकी मान लीजिए और भी है, सीपीआई है, सीपीएम है, इसको मान लीजिए 50 सीटें आ गई। इस तरह से सीटें आ गई। तो इसका मतलब बहुमत दल कौन होगा? बीजेपी होगा।
बहुमत दल क्या होगा? बीजेपी होगा। तो बहुमत दल का जो नेता होगा उसी को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब सवाल ये आती है कि सर क्या इस 300 जो व्यक्ति जीत करके गया है, क्या इसी व्यक्ति में प्रधानमंत्री बन सकता है या बाहरी व्यक्ति भी बन सकता है? सवाल ये आता है। तो बाहरी भी बन सकता है। चाहे तो ये 300 मिल करके ना अपने में एक नेता चुनेगा कि हम इसको क्या करते हैं? बहुमत दल का नेता चुनते हैं। तब राष्ट्रपति क्या करता है कि उस बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन मान लीजिए कि हो सकता है कि ये 300 व्यक्ति में से नहीं, किसी बाहरी व्यक्ति को, ये जो 300 जीत करके नहीं आया, बाहरी व्यक्ति को अगर वो प्रधानमंत्री बनाना चाहता है तो वो अपना नेता किसको चुनेगा? बाहरी व्यक्ति को। लेकिन बाहरी व्यक्ति को राष्ट्रपति तो नियुक्त कर देगा, लेकिन उसे 6 माह के अंदर सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का उसे क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। चाहे वो लोकसभा का सदस्य बन जाए या तो राज्यसभा को। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे पद से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है साहब? तो इस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है लोकसभा में। चलिए, विपक्ष दल की क्या बात बताए कि 55 सीट होगा और विपक्ष जो अपना उस विपक्ष वाली पार्टी से जिसको नेता चुनेगा वो क्या कहलाएगा? विपक्षी नेता कहलाएगा। और उसको वो सुविधाएं मिलेगा जो कैबिनेट स्तर के मंत्री को मिलता है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो था, क्योंकि लोकसभा से जुड़ा हुआ पॉइंट था, तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से लेकर के अप्रैल 1957 तक रहा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष जो थे कौन थे? अनंत सेनम थे। कौन थे? अनंत सेनम थे। ठीक है साहब। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी, जिनका कार्यकाल 2009 से कितना तक रहा? 14 तक रहा। और ये बिहार की है साहब, ये बिहार की है ना। तो याद रखिएगा इस बात को कि लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार बनी थी 2009 से लेकर के 14 तक, और ये बिहार की है। ठीक है साहब। और ये बिहार के हैं। जगजीवन राम का नाम सुने हैं? नाम सुने हैं? तो श्रम मंत्री, उन्हीं की ये बेटी है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, पूछेगा कि वह प्रथम बिहारी जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, क्या बोलेंगे? ये तो महिला है ना, पुरुष की बात करेगा। बिहार के वह व्यक्ति जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, पहले बिहारी थे, पहले बिहारी जो लोकसभा के अध्यक्ष बने, तब क्या बोलेंगे हम लोग? बलीराम भगत। क्या बोलेंगे? बलीराम भगत। क्या बोलेंगे? बलीराम भगत। चलिए, लोकसभा का गठन का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? 81 में। देखिए, संसद के कितने सदन? सदन 2। अंग पूछेगा तब बोलेंगे हम लोग 3। तो एक होता है आपका राज्यसभा और एक होता है आपका लोकसभा। एक होता है लोकसभा। संसद का संरचना का वर्णन 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। क्लियर है साहब? चलिए, याद रखिएगा इस अनुच्छेद को। लोकसभा निम्न, अस्थायी एवं प्रथम सदन होता है। देखिए, लोकसभा जो ही उच्च, हम लोग सोचते हैं कि राज्यसभा उच्च होता है तो हम लोग सोच लेते हैं कि वो प्रथम सदन होता है। ऐसा नहीं है। निम्न वाला जो होता है वो होता है प्रथम सदन, और ये है अस्थायी सदन। कैसा सदन है? अस्थायी सदन। कहने का लोकसभा तो निम्न सदन है, लेकिन शक्ति के मामले में क्या है? ये उच्च है। ठीक है। राज्यसभा कहने के मामले में उच्च सदन है, लेकिन शक्ति के मामले में क्या है? निम्न सदन है। लोकसभा जो होता है वो होता है अस्थायी सदन, मतलब कभी भी भंग हो सकता है, कभी भी टूट सकता है, और 5 साल के बाद तो निश्चित ही है। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो होता है अस्थायी सदन। राज्यसभा जो होता है वो होता है अस्थायी सदन, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो होता है वो उसका सेवानिवृत्त होता है उसका सदस्य। ठीक है साहब। और उसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो नियुक्ति होता है वो किसके तहत होता है? अनुच्छेद 93 के तहत। मतलब जो भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हुआ वो सारे मिल करके एक व्यक्ति का चयन करता है, और उसको क्या बोलते हैं? नहीं, उसको बोलते हैं स्पीकर। उसको बोलते हैं स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर किसको बोलते हैं? जैसे कि पहली बैठक होगा, क्योंकि लोकसभा जो ही भंग हुआ, मान लीजिए कि 5 वर्ष पूरा गया बीजेपी पार्टी का, अब 5 वर्ष के बाद चुनाव होगा, तो 5 वर्ष टूटा तो लोकसभा पहला वाला क्या होगा? भंग होगा। पहला वाला लोकसभा जो ही भंग होगा तो जो अध्यक्ष का पद होगा, उपाध्यक्ष का पद होगा, वो भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर से लोकसभा चुनाव हुआ, पुनः हुआ,
पुनः जब चुनाव हुआ तो फिर से क्या होगा कि जब पहली बैठक होगी तो उसमें तो कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। अध्यक्ष का पर जो था जो व्यक्ति वो क्या हो गया, उसका पद समाप्त हो गया। तो लोकसभा जैसे चुनाव हुआ, जब पहली बैठक होगी तो पहली बैठक जब होगी तो ना अध्यक्ष उसमें होगा ना क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। और पहली बैठक में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए तो कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए ना। तो टेम्परोरी में एक व्यक्ति को उस दिन के लिए अस्थायी रूप से चुना जाता है, किसी को केवल उस दिन की अध्यक्षता के लिए। तो उस दिन की अध्यक्षता के लिए चुना जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेम स्पीकर। आए समझ में कि लोकसभा की जब पहली बैठक होती है लोकसभा की, तो उस दिन जो अध्यक्षता करता है, जिस दिन लोकसभा और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाए, तो उस दिन अस्थायी रूप से अध्यक्षता करने वाला क्या कहलाएगा, प्रोटेम स्पीकर कहलाएगा। तो कई बार सवाल आता है और कई बार दरोगा ही पूछा है कि लोकसभा की पहली बैठक के दिन निम्नलिखित में से कौन उस सभा की अध्यक्षता करता है, तो प्रोटेम स्पीकर करता है। इस तरह का सवाल पूछता है। ऐसे नॉर्मली पूछेगा तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नहीं, ये सदन ही अपने में चुनता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करती है। और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष भी चुना जाएगा और उपाध्यक्ष भी चुना जाएगा, तो तब वो चुना जाएगा फिर से अपने सदन के जो भी सदन में व्यक्ति हैं। क्या बोले संसद लोकसभा का जो सदस्य है ना, वो सारे मिलके करता है, ठीक है। और अमूमन वही होता है कि जिस पार्टी का बहुमत है लोकसभा में, उसी पार्टी का सदस्य चुना जाता है। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जबकि राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। देखिए आपको क्या बताए कि दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है कहने का, लेकिन उसका कार्य जो होता है निम्न होता है। अब बताते हैं आपको, जैसे कि दोनों इसमें अंतर क्या है। उत्तरदायी का मतलब समझिएगा, कई बार इस पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जवाबदेह, उत्तरदायी का मतलब होता है जवाबदेह। मान लीजिए कि आपके घर में ना दो सदन होता है, आपके घर ही मान लीजिए क्या है, संसद है, और आपकी मम्मी और आपके पापा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक मोबाइल आप खरीदे, मम्मी पापा को भी हटा दीजिए। एक मोबाइल मान लीजिए आप बेगूसराय में रह रहे हैं डेरा लेकर के, एक मोबाइल आप खरीद लिए 5G वाला, ठीक है। 5G वाला खरीद लिए, घर गए ना तो आपसे छोटा भाई पूछा, भैया ये मोबाइल कहाँ से खरीदे, समझ रहे हैं। क्योंकि जब जाइएगा ना तो छोटका जो भेबा होगा ना एकदम केयर करेगा कि कौन चीज पहन के आया है, कौन चीज खोल के आया है, कौन चीज बेच के आया है, कौन चीज खरीद के आया है, हर चीज वो केयर करेगा। एको रत्ती अंतर बुझाएगा कि हमको ये नहीं मिला है, इसको मिला, तो फिर उठम बजरी शुरू होगा। तो पहले पूछेगा भैया ये कहाँ से लाए नए का मोबाइल। अब देखिए आपसे छोटा है तो आपका मन होगा तो चाहे तो बता दीजिएगा, और नहीं होगा तो 2 थप्पड़ दे के भगा दीजिएगा, यही होगा ना। लेकिन यही बात अगर आपके पापा पूछ दे कि नए का मोबाइल के लिए पैसा तोरा दिए नहीं थी, लाया कहाँ से, तो आप झूठ ही क्यों ना बोल दें, लेकिन आपको वहां पर क्या होगा, जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे आप झूठ क्यों नहीं बोल दे। आ रहा समझ बात। चाहे आप रास्ते में पाए हैं, या फिर बोल दीजिएगा कि दोस्त गिफ्ट दिया है, समझ रहे हैं ना, चाहे किसी चोराइए लिए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जवाब आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब आप पापा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, लेकिन भाई के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसी तरह की बात, अगर लोकसभा का कोई सदस्य अगर किसी मंत्री से अगर सवाल करे किसी भी मद में, जैसे कि रक्षा मंत्री है, वो मान लीजिए कि खर्च किया राफेल पे, तो उससे अगर कोई भी सदन का सदस्य अगर जवाब मांगना चाहेगा उस मुद्दा से जुड़ा हुआ था, हर हाल में उसको जवाब देना पड़ेगा लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा वाला सदस्य बोलेगा ना तो उसका मन होगा देगा, मन होगा तो नहीं देगा। आए समझ में। इसीलिए बोलते हैं कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद जो होता है उत्तरदायी होता है, जितना भी मंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आए समझ में। चलिए अब देखिए लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम क्या होगा, 552। न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम नहीं, वर्तमान जो होगा कितना होगा, 545। देखिए जहां जहां मिस्टेक है टाइपिंग उसको थोड़ा सा आप लोग PDF में भी दे देंगे तो सही कर लीजिएगा। ऐसे हम प्रयास करेंगे ठीक करके देने का। निर्वाचन होता है कितना पर, 543 पर। 543 पर। मनोनयन जो होता है 2 व्यक्ति का, ये जो होता है एंग्लो इंडियन,
कौन आता है? एंग्लो इंडियन। और ये अनुच्छेद कितना के तहत होता है? 331 के तहत। याद रखिएगा सब, कई बार पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। अनुच्छेद कितना के तहत? 331 के तहत एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है? जिसको बोलते हैं आंग्ल भारतीय। देखिए जितना भी अंग्रेज आया तो सब खरबकी अंग्रेज नहीं था, कुछ किसी के पास तो जमीर भी हुआ करता होगा, ईमानदारी भी होता होगा, तो उन लोग ने हमको मदद भी करता था, समझ रहे हैं। अब इसका मतलब वो लोग हमको आज़ादी में मदद कर रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अंग्रेज था, बाकी के जो अंग्रेज थे उसका क्या हो गया? दुश्मन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जो अंग्रेज हमको मदद कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के अंग्रेजों से क्या करता होगा? दुश्मनी होता होगा, स्वाभाविक बात है। जैसे कि आपका भाई मान लीजिए और आप बाहर में खड़े हैं और आप किसी से लड़ रहे हैं और आपका भाई आपको मदद नहीं किया था, बोलते चलो ना घर तोरा पूछते हैं, ओकर पट्टी सर लेता है, बोलते हैं ना चलो घर तोरा पूछते हैं। अभी आ रहा समझ बात है कि नहीं? उसी तरह से जो ईमानदार अंग्रेज था वो हमको मदद कर रहा था, और जो बाकी का अंग्रेज था जो हमारा शोषण कर रहा था, तो जब देश आजाद होने लगा तो वो अंग्रेज क्या बोलता होगा इसको? चलो ब्रिटेन तोरा पूछते हैं, बड़ा मदद कर रहा था यहाँ पर। तो बताइए वो क्या हो गया? ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, क्योंकि वहां जाएगा तो इसका शोषण अब वहां पे होगा। आ रहा समझ बात है? तो इसी वजह से वो अंग्रेज जो था ना, वो भारत में ही रहना पसंद किया कि हम भारत में ही रहेंगे, और भारत की वो नागरिकता लेना शुरू किया। जब नागरिकता लेना शुरू किया तब उस अंग्रेज के मन में आया, देखिए भैया हम वहां जाएंगे तो वहां भी लतियाए जाएंगे, और यहाँ भी रहेंगे तो जिनको मदद किए हैं उन नेताओं को पता है कि हमारी मदद हो गया है, यहाँ के समाज को क्या पता कि हम क्या मदद किए हैं। तो यहाँ के समाज हमको अंग्रेज के ही भावना से देखेगा, और अंग्रेज की भावना से देखेगा तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? शोषण होगा। तो मेरा वहाँ भी शोषण, मेरा यहाँ भी शोषण। तो आप हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दीजिएगा, सुरक्षा दीजिएगा, तब तो हम रह पाएंगे भैया। उम्र भर तो आपके मदद किए हैं, तो हम लोग बोले कोई बात नहीं है, तुम मेरा मदद किया है ना, तब तुमको सुविधा देते हैं। इसलिए क्योंकि वो ये कहना चाह रहा था कि जब हम अंग्रेज रहेंगे और हम किसी प्रतिनिधि को यहाँ से भेजेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। अभी भी चुनाव देखिए अभी होता है, तो 47 की बात क्या होगी? तो नस्ल के आधार पर मेरे साथ भेदभाव होगा, हमारी जो बात होगी, हमारी जो आवश्यकता होगी, कभी भी संसद तक पहुंच नहीं पाएगा। इसी लेकर के हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दीजिए। तब हम लोग बोले बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे क्योंकि आप हमको मदद किए, देंगे। तो हम लोग संविधान में व्यवस्था किए अनुच्छेद 331, इसके तहत बोले कि पूरे भारत से 2 आंग्ल भारतीय, मतलब वो अंग्रेज जो भारत की नागरिकता ले लिए हैं, उसके लिए 2 व्यक्ति का मनोनयन करेंगे। मनोनयन इसलिए करेंगे क्योंकि वो है अंग्रेज, अगर वो चुनाव में लड़ेगा तो उसको वोट देगा लोग, क्या कहेगा? अंग्रेज बाग मत दो, समझ रहे हैं? ऐसे हो जाता है, बाहरी भीतरी आता है उधर से गुजरात से, तो यहाँ के लोग कहता है कि बाहरी है कि नहीं? इस तरह की बात है। तो इसीलिए करके उसको चुनाव में हम लोग खड़ा करने की प्रोसीजर नहीं लाए, हम बोले सीधे राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? आपको मनोनीत कर दिया जाएगा। ऐसा बात है, इस तरह की बात है। लेकिन अब जो है संसद इसको समाप्त करने के जुगाड़ में है, इसलिए समाप्त करने के जुगाड़ में, क्योंकि संसद का अब कहना है कि देखिए भैया कि अब 3-4 पीढ़ी आ गई है। 3-4 पीढ़ी का मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से आप भारतीय हो गए, आपको यहाँ के समाज का लोग जान रहा है, हर कोई जान रहा है, आप यहाँ से घुल मिल गए, अब आप एंग्लो इंडियन रहे नहीं। इसी लेकर के अब चुनावी प्रोसीजर में आना पड़ेगा भैया, मनोनयन अब नहीं होगा। इस तरह की बात है, ऐसा नहीं बात है। चलिए क्लियर है ना? चलिए रहने दीजिए साहब। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटों का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जाति के सीटों का आरक्षण कितना है? 84। कितना है? 84। और ये जो आरक्षण मिलता है लोकसभा में अनुसूचित जाति को, किसके तहत मिलता है? अनुच्छेद 330 के तहत। देखिए एंग्लो इंडियन 331 और अनुसूचित जाति को 330। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण कितना? नहीं, कल आइएगा, ठीक है? 47, ठीक है? कितना है? 47। और ये कितना अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत याद रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण मिलता है सीटों का, वो मिलता है किस अनुच्छेद के तहत? 330। और एंग्लो इंडियन का मनोनयन 331। तो अनुसूचित जाति की सीटों का आरक्षण कितना है? 47। और जनजाति का कितना? सॉरी नहीं, ये जनजाति का 47 और अनुसूचित जाति का कितना? 84 है। क्लियर है साहब? सबसे अधिक देखिए राज्य से कितना लोकसभा के सदस्य होता है? राज्य से 524। केंद्र शासित प्रदेश से कितना? 19। ठीक है, 9 4 13 पूरा है ना? 9 4 13। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा
84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक अस्थायी कर दी गई है। मतलब 2001 में जो संशोधन हुआ था 84वां, इसमें कहा गया कि लोकसभा की सीटें जो वर्तमान में हैं और विधानसभा की सीटों की जो संख्या ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, जब भी घटेगा बढ़ेगा तो ये 26 के बाद ही बढ़ेगा, स्थिर कर दिया गया। क्लियर है साहब? तो ये भी सवाल कई बार यहां से पूछा गया। नेक्स्ट मिलेगा आपको 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 18 वर्ष की आयु को वयस्क मताधिकार माना गया। पहले था 21 वर्ष, लेकिन इसको घटा दिया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। और ये भी लाइन साहब काफी भी आई है, काफी भी आई है, ये भी कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा साहब कि 18 वर्ष जो है सो वयस्क मताधिकार माना गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। क्लियर है साहब? चलिए अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 100 का 3, संविधान के अनुच्छेद 100 का 3 के तहत लोकसभा में सत्र की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कौरम कितना होना चाहिए? 1/10 या 55 होना क्या है? आवश्यक है। मतलब लोकसभा की बैठक तभी हो सकती है जब कम से कम 55 सीट होना चाहिए, 55 सदस्य आना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो 55 सदस्य अगर आया ना तो उसको बोलते हैं गणपूर्ति या बोलते हैं उसको कोरम। मान लीजिए कि कभी कभी आप देखते होंगे कि दिवाली छठ का जब हम लोग छुट्टी देते हैं तो कल होता क्या है कि दिवाली से ना 2 दिन पहले सब बच्चा क्या जाता है? हमरे छुट्टी दे देता है। हम क्या उसको छुट्टी देंगे? वो हमरे छुट्टी दे के चल जाता है कि नहीं? तो फिर भी हम लोग क्लास चलाते हैं, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि सोचते हैं कि लास्ट डे तक करें, लेकिन होता है बच्चा कितना? 2 गो 3 गो। तो आते होंगे तो कभी कभी सर बोल देते जाओ 3 गो क्या छोड़ो आज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? गणपूर्ति नहीं हुआ। कम से कम 10 आता तो पढ़ा देते, 2 गो क्या पढ़ाए? गणपूर्ति नहीं हो पाया। उसी तरह का बात यहाँ पर है कि लोकसभा में कम से कम बैठक के लिए कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, 55 सदस्य होना आवश्यक है, तभी उस सत्र का वह सत्र चल सकता है लोकसभा का। ऐसा समझ बात है? इस तरह की बातें हैं। चलिए साहब, और ये किस अनुच्छेद के तहत? 100 के 3 के तहत। याद रखिएगा 100 के 3 के तहत कभी भी टीचर ये बोल करके छुट्टी दे दे बहुत कम विद्यार्थी आया छोड़ दो, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 100 का 3, 100 का 3। ठीक है साहब? इस तरह का चीज है, क्योंकि हम लोग के व्यवहार में हर चीज होता है, सिर्फ हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीजें हैं। चलिए साहब अगला देख लेते हैं। धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें लोकसभा का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। धन विधेयक ये क्या है? विधेयक ये बताएं यार। अच्छा यही था ना? हाँ चलिए देखिए, धन विधेयक जो होता है हमेशा कहाँ पेश होता है? लोकसभा में होता है। राज्यसभा में केवल भेजा जाता है। राज्यसभा ना उसमें संशोधन कर सकता है, ना परिवर्तित कर सकता है, ना वह स्वीकार कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, खाली मुरुड़ देख सकता है। चाहे तो पास कर दीजिए और नहीं भी पास करिएगा तो 14 दिन में ऑटोमेटिक वापस हो जाएगा और वो बिल पास हो जाएगा धन विधेयक का। समझ रहे? इस तरह की व्यवस्था है। धन विधेयक के मामलों में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होता है ना संयुक्त अधिवेशन करता है। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। किसके तहत? 108 के तहत। देखिए संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? कभी कभी कुछ मामला ऐसा होता है कि जिसको पास करना राष्ट्र हित में क्या होता है? जरूरी होता है। लेकिन मान लीजिए लोकसभा में गया तो पास हुआ, राज्यसभा में फेल हो गया, या राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में फेल हो गया, सॉरी पास हो गया। तो होता क्या है क्योंकि वो राष्ट्रहित का है तो हमेशा प्रयास होता है सरकार का कि इसको किसी तरह क्या कर ले? पारित कर ले। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन होता है क्या है समझ लीजिए। जैसे कि अभी 5G फोन आया, आपको खरीदना है 5G फोन। आप अगर बोल रहे हैं कि मम्मी को जा करके ये फोन आया 5G तनी दे दो ना, क्योंकि सर का वीडियो ने 4G में घिसिर चलता है। तो आप गए खरीदने के लिए, तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं, पापा से पूछ लो। आ रहा समझ बात है? तो मम्मी हुई लोकसभा ना मम्मी हुई लोकसभा। याद रखिए है निम्न सदन, शक्ति सबसे वैसे मम्मी के पास होता है, पापा के पास कैसे शक्ति होता है? जानबे करते। कहने का होता है कि शक्ति जो होता है ना निहित पापा में होता है, लेकिन सारी शक्ति का प्रयोग कौन करती है? मम्मी करती है। गलत बोल रहे हैं क्या?
अगर मम्मी बोल दी कि मोबाइल नहीं देना है ना, पापा का मजाल है कि आपको मोबाइल दे सकते हैं, आपको पता कहाँ है तब, समझ रहे? तो उसी तरह की बात है। गलत बोल रहे हैं क्या? तो आपको पैसा भी मांगना होता होगा, हमको लगता है कि मम्मी यहाँ जाके मांगते होंगे, पापा से नहीं मांगते होंगे। अब मम्मी वहाँ से बिल पास करती होगी तो एक बार में मिलता होगा, मम्मी नहीं पास की मिल नहीं सकता है। तो वही बात है, मम्मी हुई लोकसभा। याद रखिएगा, पॉलिटी जब पढ़ाएंगे हम तो याद रखिएगा, मम्मी लोकसभा, पापा राज्यसभा, क्योंकि पूरे पॉलिटी मम्मी पापा पे हम समझाएंगे। तो मान लीजिए आप गए मम्मी के पास, मम्मी को क्या बोली कि तुम्हारा बिल यहाँ से पास है, जाके चले जाओ कहाँ के पास, पापा के पास। पापा के पास गए तो पापा बोले हमारा कोई आपत्ति नहीं, तो मम्मी को जाके पूछ लो। मम्मी यहाँ गए तो फिर कहाँ गए, मम्मी बोली अब इसमें क्या हो रहा है कि बिल तो हो रहा है इधर से पास, इधर जाके फंस जा रहा है। अब उस कंडीशन में आप क्या सोचिएगा कि मतलब गजबे है, मम्मी यहाँ जाते हैं तो पापा पर, पापा यहाँ जाते हैं तो मम्मी पे। लोकसभा में गए तो राज्यसभा में फेल, राज्यसभा में गए तो लोकसभा में फेल। उस कंडीशन में आप आइडिया निकालिएगा कि जिस समय मम्मी पापा एक के साथ बैठल होगी उसी समय घुसेंगे, अपना प्रस्ताव पेश कर देंगे। आए समझ में? उसी तरह की बात। तो क्या हो गया, दोनों संयुक्त हैं, दोनों साथ में हैं, समझ रहे? और उसी समय क्या कर दिए, बिल पेश कर दिए कि मोबाइल खरीदना है। अब दोनों साथ में है, मम्मी को तो आपत्ति नहीं है, लोकसभा से बिल पास है, तो राज्यसभा उसको मना तो कर नहीं सकता क्योंकि धन विधेयक है, उनको तो चाहे तो स्वीकृत करना पड़ेगा, या तो 14 दिन में ऑटोमेटिक वापस हो जाएगा, मम्मी तो देवे करेगी। आ रहा समझ? मम्मी यहाँ से पास, मम्मी कहीं ना तकिया खोलो वाला रुपया निकाल के देवे करेगी। आ रहा समझ बात है? तो इस तरह की बातें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे संयुक्त अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? और जब दोनों बैठती है तो मम्मी बोल दी तो पापा भी चलो ठीक है दे देते हैं, बिल क्या हो गया, पास हो गया। उसी तरह की बात यहाँ पर है। जब भी किसी राष्ट्र हित की बात हो और एक जगह फेल हो रहा है बिल और एक जगह पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अधिकार है कि दोनों का संयुक्त अधिवेशन हो जाए। क्या हो जाए? संयुक्त, दोनों के मिला करके तब वोटिंग करवा लेते हैं, समझ रहे? ये जो अधिकार मिला हुआ राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत, कितना के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन संयुक्त अधिवेशन जब होगा ना, तो उसका जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, लेकिन अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है कि राष्ट्रपति बुलाया तो राष्ट्रपति करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं बात है। चलिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं ना साहब? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का प्रयास होता है कि जहां से भी सवाल पूछा है उन सारे चीजों को हम लोग खंगाल लें, ठीक है, ताकि वहां के आने वाला सवाल जो होगा ना, हो सकता है कि अभी पूछा सीटों की संख्या, कल पूछ सकता है दूसरा बात लोकसभा से जुड़ा हुआ, तो हम लोग प्रयास करेंगे 2 ही सवाल पढ़ के जाए, 3 ही सवाल पढ़ के जाए, लेकिन उस टॉपिक को ही खंगाल दे ताकि अगला सेट में जब आवे ना तो वहां उतना हमको पढ़ना नहीं पड़े। जब भी दिक्कत होगा ना 4-5 सेट तक होगा, उसके बाद फिर देखिएगा कि धारा प्रवाह निकलिएगा तेजी में। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुला सकता है, परंतु इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है साहब। अगला पॉइंट है कि लोकसभा की सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, तथा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना वर्ष का? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा करके कर दिया था 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा के कर दिया 6 वर्ष। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ, तब जो है सो उसको फिर से कर दिया 5 वर्ष। बताए थे नहीं है? चलिए साहब, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितना होती है? 20 होती है, और इसका उत्तर मौखिक रूप से तुरंत दिया जाता है। ये तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न क्या होता है? देखिए, तारांकित का मतलब होता है स्टार लगा हुआ प्रश्न। स्टार लगा हुआ प्रश्न का मतलब क्या होता है जानते हैं? प्रश्न का जवाब 2 ढंग से होता है संसद में। एक होता है मौखिक रूप से और एक होता है लिखित रूप से। जो भी तारांकित प्रश्न होगा ना, तारांकित प्रश्न का मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का जवाब बहुत ही जरूरी है और आप मौखिक रूप से ही दीजिए, लेकिन अभी तुरंत दीजिए, और उस विभाग से संबंधित मंत्री को तुरंत उस समय जवाब देना पड़ता है। आए समझ में? तो याद रखिएगा कि तारांकित प्रश्नों का जवाब हमेशा दिया जाता कैसे? मौखिक रूप से। और एक दिन में तारांकित सवालों की संख्या कितना होगी? 20 होगी। कितना होगी? 20 होगी। और इस तरह के प्रश्नों का जवाब उस विभाग से संबंधित मंत्री को तुरंत देना पड़ता है, एकदम फौरन देना पड़ता है। लेकिन अतारांकित जो प्रश्न होगा
उसका जवाब तुरंत नहीं देना होता, उसका जवाब मौखिक नहीं देता, उसका जवाब जो होता है लिखित देता है। ऐसे समझ बातें, इस तरह की बातें ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है साहब। चलिए, अनुच्छेद 101 का 4 के तहत 60 दिन तक बिना सूचना के अनुपस्थित होने पर उन सदस्यों की सदस्यता क्या हो जाती है। अगर आप संसद को ये नहीं बताएं कि मान लीजिए कि कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है और ये बतेबे नहीं किया कि हम किस कारण से क्या है, अब्सेंट है, वो लगातार अगर 60 दिन तक अब्सेंट कर जाता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे कि गिरिराज सिंह बेगूसराय का सांसद है, अगर ये 60 दिन तक बिना सूचना का अगर नहीं जाए संसद, कोई सूचना भी नहीं दिया, तो ये यहाँ की सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर से बेगूसराय में क्या होगा, चुनाव होगा। ऐसा नहीं बात है, इस तरह की बातें हैं। जैसे कि हम लोग भी अभी नोटिस डाले 7 बजे वाला बैच में, 7 बजे वाला बैच को खत्म करने वाले हैं, तो उसमें नोटिस, बहुत बच्चा ऐसा है कि 2 महीना से गायब है, 1.5 महीना से गायब है। हमको तो ये लगेगा कि छोड़ दिया, और क्या पता कि नया बैच देंगे तो सोचेगा छूटा लिया, फिर उस चल जाते हैं। इसलिए नोटिस डाल दिए कि जो भी बच्चा बहुत दिन से अब्सेंट कर रहा है, तो आज ही इन्फॉर्म करो कि हम इस बैच में बने हुए हैं। जो बना है, जो छोड़ दिया वो मत करना, ताकि हमको पता चले कि इस बैच में कितना बच्चा बना हुआ है जो आ सकता, तब ना उसमें नया बैच देंगे। आए समझ में। तो इसीलिए करके 60 दिन से अधिक अगर अब्सेंट करिएगा बिना सूचना का, तो फिर आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आ रहा समझ बात? हाँ, एकदम करते हैं ना। सही बात है कि मान लीजिए आप नहीं आ रहे 2 महीना से, हम तो ये सोचेंगे कि मरीज सब छोड़ दिया है, और कल जब हम दूसरा बच्चा को इन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ की सीटें लिमिट होती है, दूसरा बच्चा को इन कर लेंगे, तब बोलिएगा कि सर हम फी दिए थे, हम तो गायब हो गए। हमको इन्फॉर्म करिएगा, सर 3 महीना हम नहीं आएंगे। तुम बोल दो सर 1 साल नहीं आएंगे, लास्ट दिन हम आएंगे, आपके लिए लास्ट दिन के लिए सीट रखेंगे, है कि नहीं। इस तरह की बातें आ रहा समझ बातें। चलिए, संसद के बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन की अवधि के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सांसद को मुक्ति प्रदान की गई। इसका मतलब है समझ में, देखिए समझिएगा, संसद के बैठक के पूर्व या बाद, मान लीजिए कि संसद का बैठक जो शुरू हुआ 20 को शुरू हुआ, 20 तारीख को, मान लीजिए 20 मार्च को सांसद का बैठक है, और किसी भी सांसद पर कोई क्या कहते हैं उस पर केस है, और केस कैसा हो, सिविल केस। सिविल केस मतलब समझते हैं, जमीन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित ऐसा अगर केस हो तो इसको बोलते हैं हम लोग सिविल मामला। क्या बोलते हैं इसको, सिविल मामला। और जो कान का पार फोड़ दिया, बलात्कार कर दिया, तो ये सब क्या कहलाएगा, फौजदारी। क्या कहलाएगा, ये फौजदारी कहलाएगा, फौजदारी कहलाएगा ना, ये कहलाएगा फौजदारी। अब देखिए साहब, इस कंडीशन में होता क्या है कि बैठक अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम है सदन का सदस्य, ठीक है, किसी भी सदन का, 20 तारीख का बैठक हुआ सदन का। अब इस पर सिविल का चल रहा है मामला, आ रहा समझ बात है, इस पर चल रहा है सिविल का मामला, संपत्ति हड़प लिया या भ्रष्टाचार में शामिल है, किसी से मान लीजिए क्या कहते हैं जमीन हड़प लिया, इस तरह का मामला है। अब इस पर फाइनली कोर्ट सजा सुना दिया कि हाँ ये इसमें शामिल है, दोषी है ये। तो 20 तारीख का अगर बैठक हुआ ना, तो बैठक के 40 दिन पहले तक इसको पकड़ नहीं सकता है। 20 तारीख को डेट पड़ा है ना, तो उससे 40 दिन पहले से इसको पकड़ नहीं सकता है, और 40 दिन बाद नहीं पकड़ सकता है इसको। आए समझ में। तो कुल मिला के 81 दिन को उसको क्या मिलता है, छूट मिलता है। भलो कोर्ट सजा सुना दिया, लेकिन 40 दिन पहले भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और 40 दिन बाद भी नहीं कर सकता है। ये उसके बाद कर सकता है या 40 दिन पूर्व कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि 20 तारीख को 20 मार्च को सुनाया, 20 मार्च को, तो 20 फरवरी को क्या हुआ होगा, 1 महीना हुआ होगा, और मान लीजिए इसको सजा जनवरी में ही मिल गया, 1 जनवरी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 दिन से पहले मिल गया, और ये घोषित है कि 20 मार्च को होगा। तो इसको अगर 1 जनवरी 2 जनवरी को पकड़ लिया तो कोई बात नहीं है, तब चला जाएगा। लेकिन केवल अब 40 दिन बचा है, तब इसको बचा के रखेगा। तुम पहले भाग ले लो बउआ, अब फिर 40 दिन तक थोड़ा फ्री रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन ये जो सुविधा मिलता है ना इसको केवल सिविल मामला में। किस मामला में, सिविल मामला में, फौजदारी में नहीं। अपराध करिएगा, अगर किसी को मर्डर कर दिए या और भी किसी तरह का मामला, तो आपराधिक मामला में ऐसा सुविधा नहीं है, उसमें तुरंत उठा करके आपको भीतर डालेगा। ऐसा बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 40 दिन की अवधि का सिविल मामला में सांसद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिलती है, मुक्ति मिलती है। क्लियर है साहब। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं साहब। कई बार होता क्या कि दरोगा वाला ये पूछ देता कि कहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या कहाँ है, और खास करके पूछेगा
सबसे अधिक वाला जो 2-3 होगा वहां से पूछता है। कहां कहां से पूछेगा बता देते हैं। सबसे अधिक जहां होगा शुरू में 2-3 राज्य वहां से पूछेगा। उसके बाद पूर्वोत्तर जो राज्य है, मणिपुर हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहां से पूछेगा। और तीसरा पूछेगा कि करेंट अफेयर में जो हाल ही में चुनाव हुआ होगा वहां से पूछेगा लोकसभा सीटों की संख्या कहां कितनी है। ठीक है, इस तीनों चीज को ध्यान में रखिए, पूर्वोत्तर राज्य को, सबसे अधिक वाले को, और हाल ही में चुनाव कहीं हुआ है तो उसको। चलिए साहब, और करेंट अफेयर साहब आप लोग ना अगस्त से जरूर तैयार करिएगा, अगस्त 2022 से बता दे रहे हैं, तभी आप रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं। दरोगा का नोटिफिकेशन भी एक वाला आ गया था, आ गया ना एक वाला, वो 10 दिन में तो दे देगा। हाँ, कुछ आया ना हो, दरोगन हुआ 112 दे कि 113 दे, है कि नहीं? अब बाकी वो आएगा, बाकी वो आएगा ना, तो छापने हैं तो कोनो में जाके छाप लेंगे, है कि नहीं? तरीका का आपको पता नहीं है, एक से एक जुगाड़ है, जो अभी नहीं बोल सकते हम इस पर। हाँ चलिए चलिए, इसको हटा देंगे तब बोल देंगे। लोकसभा सीटों की संख्या देखिए कहां कहां याद रखना। यूपी में कितना है? 78, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, अपना वाला बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। तो शुरू का 5 याद रखिए, जो जहां पर अधिक सीटों की संख्या है, शुरू का 5। फिर जो पूर्वोत्तर राज्य है उसका याद रखिए। देखिए मेघालय होता, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, यहाँ सब है 4, यहाँ सब है 4। देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, यहाँ पर क्या है? 4। ठीक है, उसके बाद सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ कितना है? 1। दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव 2। दादर और नागर हवेली में 1 है और दमन और दीव में 1 है, क्योंकि दोनों अब मिल गया, तो पहले 1-1 सीट था, दोनों मिला के हो गया 2 सीट। चलिए पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ सब है 1। तो इन सबों को, केंद्र शासित प्रदेश को, पूर्वोत्तर राज्य को, सबसे अधिक वाले को, और जहाँ हाल ही में चुनाव हुआ उसको, इतना पॉइंट साहब ध्यान में जरूर रखना है। चलिए, और अब देखिएगा नेक्स्ट सेट में सब पूछा गया होगा। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। हाँ क्या बोले? यूपी में लोकसभा में 80। अच्छा मिस्टेक हुआ था क्या हो? हाँ इसको 80 कर लीजिए, सही बात है बोले, हो सकता है ध्यान नहीं दिया हम। एक्चुअली सामने में जो रहता है लिखा हुआ, सामने में जो रहता है ना, आप देखिएगा ये चीज़ होता है, सामने में जो है ना आपको दिमाग में वही रहेगा, उस समय दिमाग नहीं लगेगा। हल्का मट्टी बिलैया खोदे, है कि नहीं? वही बात है, सामने में रहेगा तो आपको लगेगा यही, चलिए ठीक है। चलिए क्या हुआ? चलिए अगला है, अगला साहब सवाल देखिए, सारे मेंस का सवाल है, और आप देख रहे हैं कि सवाल स्टूडेंट फ्रेंडरेबल है, एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली है सवाल जितना भी है। अगर आप प्रयास करिएगा तो एकदम रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और देख लीजिए कि आप जहां भी टॉपिक अगर पूछा तो मेरा प्रयास होता है कि 60-70% चीज़ों को कवर कर दे। अब बाकी एक्स्ट्रा फिर जब देखेंगे कि जिस टॉपिक से अधिक आ रहा सवाल तो वहाँ से तो फिर तो करेंगे ही ना, हमको तो बता ही थे। थोड़ा सा इधर डिस्टर्बेंस है शुक्रवार तक, उसके बाद कंटिन्यू टेस्ट जैसे बताए, जिस तरह से डिस्कशन बताए, जिस तरह से बताए कि प्रिंट पहले देंगे, ये सारे काम होगा, लेकिन शुक्रवार तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है हम, उसके बाद फिर हाँ कल तक। चलिए साहब, अब सूची 1 सूची 2 को बोलता है मिलान करने के लिए, बताइए क्या क्या होगा इसमें। ये जो दिया है ना, ये संविधान संशोधन दिया हुआ है, आंसर क्या होगा इसका बताइए तो मैच करके। बी होगा। चलिए देखिए 101वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? ये किससे है? जीएसटी से। किससे है ये? वस्तु एवं, हाँ वस्तु एवं सेवा कर। तो इसका क्या हो जाएगा? 3। एक का क्या हो जाएगा? 3। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ इस तरह का मैच आता है ना करने के लिए, तो बहुत जो नए बच्चे होते हैं ना वो टाइम किल बहुत करते हैं कि कैसे मैच करें, ऐसे ऐसे खींचते रहेगा फिर मिलाते रहेगा कि कौन है कौन है, ऐसे करके मैच करते नहीं। आप यहाँ लिख लीजिए, एक का क्या हो गया? 3। 102वां किससे संबंधित है? 102वां किससे है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। तो क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा?
हाँ, उसके बाद 103वां, ये किससे संबंधित है? हाँ 10%, यही ना, तो ये हो जाएगा दूसरा, करंट अफेयर में भी पढ़ा है। उसके बाद 104वां, ये किस में हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस हिसाब से कौन हो रहा है? 3 4, सॉरी ये 3 है नहीं है, हाँ 3 4 2 और 1, तो आंसर क्या मिल रहा है आपको? तो बी मिल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी मैच कर रहा है आपका। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, आंसर भी मैच कर रहा था आपका। चलिए देखिए 101वां, ये संबंधित किससे है? और इस तरह का देखिए संविधान संशोधन, आप देखिए कि एक ही सेट में दो, देखिए कितना 4 है ना, इसमें 4 ये संविधान संशोधन, और एक इससे पहले बताए थे राष्ट्रपति वाला, बताए थे ना, तो इसका मतलब बताए हैं, लेकिन उस पूछा गया था ना, तो देखिए एक ही सेट में, एक ही पॉलिटी के 6 सवाल में, कुल मिला के 7-8 सवाल है इसमें, 8 सवाल में 5 को केवल संशोधन दे दिया। इसका मतलब संविधान का संशोधन इंपॉर्टेंट है, तभी तो दे रहा है। देखिए इसी चीज को गेस करना है। चलिए साहब, अब बाद में सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो 101वां, ये वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, इसके लिए जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है साहब, चलिए अगला देख लेते हैं। 102वां, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत 103वां जो है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था। यह भी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था, करंट अफेयर में हम लोग भी पढ़ाए थे। चलिए 104वां, इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को क्या करना? समाप्त करना। ये बातें अभी बोले थे कि अब धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि सारे लोग क्या हो गया, घुल मिल गया है, इस तरह की बातें। चलिए साहब, भारतीय संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ था, जो 101वां संविधान संशोधन बना। इसके तहत जीएसटी जुलाई 2017 में लागू किया गया। अब समझिएगा, अगर पूछेगा कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो बोलेंगे 122वां। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना, तब क्या बोलेंगे? 101वां। अंतर क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा, एक दिन और बोले थे हम लोग। जैसे कि संसद है, मान लीजिए इसमें क्या होता है कि 3 जगह से बिल पास होता है, एक लोकसभा से, एक राज्यसभा से, और एक राष्ट्रपति यहाँ सिग्नेचर के बाद। अब मान लीजिए जब कोई बिल यहाँ पे आएगा ना, तब ये कहलाएगा क्या? विधेयक कहलाएगा। कोई भी प्रस्ताव यहाँ पे आएगा तो क्या कहलाएगा? विधेयक कहलाएगा। फिर यहाँ भी आएगा तो फिर भी क्या कहलाएगा? विधेयक कहलाएगा। अब फिर यहाँ आएगा, और यहाँ जब सिग्नेचर, यहाँ भी आएगा तो विधेयक ही होगा। जब सिग्नेचर हो जाए तब क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाएगा। अब ये जरूरी है कि जितना भी बिल आएगा यहाँ से पास हो जाए और यहाँ से भी पास हो जाए, क्योंकि यहाँ आया, यहाँ से पास हो गया तो विधेयक कहलाया, और यहाँ आके फेल हो गया तो बताइए विधेयक बन के रह गया, अधिनियम बना क्या? नहीं न बना। अधिनियम तब बनता जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करता। तो इसका मतलब बहुत सारा बिल ऐसा होता होगा कि एक के सदन में पास होता होगा, दूसरे सदन में आके फेल हो जाता होगा, वो तो अधिनियम बना नहीं। तो इसका मतलब क्या? विधेयक की संख्या तो अधिक होगी तब, और अधिनियम की संख्या क्या होगी? कम होगी। इसीलिए करके जीएसटी जो था 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन अधिनियम जो बना 101वां बना। इसका मतलब है कि 21 को जो विधेयक हुआ होगा वो क्या हो गया होगा? फेल हो गया होगा। आए समझ बात है? चलिए साहब, इसके तहत जीएसटी जो है ना 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और ये ध्यान में रखिएगा साहब, ये डेट कई बार पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाने की संभावना भी है साहब। चलिए, और सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन था? असम। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला असम था साहब। और सबसे पहले उस समय गैर भाजपा शासित जो था तत्कालीन समय में, वो कौन था? पहला स्थान पर बिहार था, क्योंकि असम में उस समय भाजपा की सरकार थी तो पहला बन गया राज्य। लेकिन बिहार में गैर भाजपा की सरकार थी, उस समय भाजपा नहीं था। 2017 में याद करिए, जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था। उस समय गैर भाजपा वाला जो राज्य था, जो पहला जीएसटी को लागू करने वाला, वो था बिहार। इस बात को ध्यान में रखिएगा साहब, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2018 में हुआ। कई बार इस भी पूछ देता है। इस अधिनियम के द्वारा एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वही जो आर्थिक क्या कहते हैं, नहीं ये क्या कहते हैं,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 2019 में, क्योंकि ये पूछ देता है ये संविधान संशोधन कब पारित हुआ, इस भी पूछ देता है। एनसीबीसी का गठन कब हुआ? 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1993 में इसका गठन हुआ था। एनसीबीसी को अनुच्छेद 338 के बी के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत? 338 का बी। ठीक है साहब। भारतीय संविधान संशोधन 104वां संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों का आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा से क्या करने का प्रावधान किया गया? समाप्त कर दिया जाएगा, ये कहा गया। और ये जो पारित हुआ था कब हुआ था? 19 तक, इसको 26 तक स्थिति, क्योंकि 26 तक क्या है? स्थिर, इसी लेकर के पारित कर लिया गया। अब 26 में इसका क्या हो जाएगा? डिसीजन हो जाएगा साहब। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, जल्दी से कर लेना है, बस एक ही सवाल है, एक या दो सवाल है बचा हुआ। चलिए, छूट गया। अच्छा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एससी एवं एसटी का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में अगले 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि 10 वर्ष के लिए 104वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? चलिए, क्या होगा आंसर? उच्चतम न्यायालय, सही बात है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हम हटाते हैं उसी प्रकार से हम लोग हटा सकते हैं। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कैग। क्या बोलते हैं इसको? CAG, कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का? कि सरकार का जो भी आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसका ध्यान में रखना, उसको लेखा जोखा को रखना। ठीक है साहब, इस तरह की बातें। ये करेगा कुछ नहीं, केवल लेखा जोखा को रखेगा। बाद में जाकर करके एप्पल वाई अपना एक रिपोर्ट सौंपी थी, वो बताई कि जो महालेखा परीक्षक का जो पद है ना, ये बिल्कुल फालतू पद है। ये अंग्रेजी सरकार खुद को बचाने के लिए इस तरह के पद को तैयार किया था। इसीलिए करके नियंत्रक महालेखा परीक्षक को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया गया। ये सुझाव कौन दिया था? एप्पल वाई समिति। कौन दिया था? एप्पल वाई समिति। ठीक है, ये सुझाव दिया कि अंग्रेज जो था ना, अपना लेखा जोखा इस तरह के अधिकारी को नियुक्त करके किया था, इसलिए ताकि जो हिसाब गड़बड़ी होगा ना, उस हिसाब को लेखा जोखा को मिला करके लोगों के सामने रख दे, ताकि ये लगे कि सरकार जो है ना घोटालेबाज नहीं है, शोषणकारी नहीं है। ये अंग्रेजों की चाल थी और हम लोग इस पद को अभी तक बनाए हुए हैं, तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ विरासत है। तो हम क्यों इसको लेके आ रहे हैं? ये कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद नहीं है, ये संसद का एजेंट होता है। क्या बोला हुआ? ये संसद का एजेंट होता है। संसद जो बोलता है उसी तरह के ये रिपोर्ट को सौंप देता है। इससे बेहतर है कि जिस विभाग का जो उप सचिव होता है ना, उससे ज्यादा कोई अपने विभाग की बातें समस्याओं को जान नहीं सकता है। सही बात है। अगर विभाग का जो व्यक्ति है वो अधिक जानेगा कि किसी, मान लीजिए ये संस्था है और इस संस्था में मान लीजिए एज ए हम टीचर हैं, कोई मेरा डायरेक्टर है, मान लीजिए है नहीं, कोई अगर डायरेक्टर है और हम संस्था में एज ए टीचर हैं, एक लड़का को, मनीष को खड़ा कर दिया गेट पे कि तुम देखो कि कितना बच्चा आ रहा है, कितना बच्चा फी दे रहा है और कितना इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, और तुम रिपोर्ट सौंपना किसको? डायरेक्टर को सौंपेगा मनीष रिपोर्ट। हम पैसा ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और रिपोर्ट सौंपना है किसको? मनीष को। अब एक बात बताइए कि और मनीष को गेट पे बैठा दिया, मुंह देखते रहो कि पैसा दे रहा है, आ रहा समझ में, और कहाँ खर्च हो रहा है। अब मनीष मुंह देख रहा है, देख तो रहा है। अब वो जो रिपोर्ट तैयार करेगा सो, या फिर यहाँ का जो बच्चा है वो और हम, वो रिपोर्ट तैयार होगा सो, किसका रिपोर्ट अधिक पारदर्शी होगा, वाजिब होगा? जो खर्च किया उसका। या फिर हम बेईमानी कर सकते, तो हमारे विभाग का जो भी बच्चा है बैठा हुआ है, क्या ये बेईमानी कर सकता है क्या? हम एक क्लास में, पहले STC नाम का एक क्लास था, वहाँ हम लोग पढ़ाते थे, तो वहाँ पर बच्चा कम आता था। पहले स्टार्ट हुआ था तो कम ही आता था, तो बच्चा से वहाँ पैसा ले लिया जाता था और हमको बोला जाता था क्या, जो बच्चा पैसे सर नहीं देता है, बच्चा सर पैसे नहीं देता, आपको कहाँ से दे? जब बच्चा को पूछे, बोले 3 महीना सर एडवांस में दे लें पैसा नहीं दिए कैसे? बताइए। उसी तरह की बात। तो मान लीजिए कि हम और या आप, ये अधिक जानिएगा कि नहीं जानिएगा?
देखिए जानबूझ के हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं, जानिएगा। तो अब मनीष रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट बेहतर होगा कि हम देंगे वो रिपोर्ट बेहतर होगा? वो रिपोर्ट, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को देखेंगे पैसा देते हुए, जो नज़र में खर्च होगा उसको आप ऐड करिएगा। लेकिन बाकी का जो बच्चा है, जो क्योंकि बच्चा से ही आ रहा है, तो बच्चा तो सबसे अधिक जानेगा और हम अधिक जानेंगे। इसीलिए एप्पल वाई बोली कि जो विभाग है उस विभाग का उप सचिव और वहाँ का कर्मचारी, ये जो है ना महालेखा परीक्षक, उससे अधिक जानता है। इसीलिए करके ये पद जो है ना व्यर्थ है। ये संसद का एजेंट है, संसद के द्वारा दिया गया रिपोर्ट ये छाप करके पहुंचा देता है। इसको समाप्त किया जाए। कौन बोला है? एप्पल वाई। आया समझ बात है? 1968 में, ठीक है साहब, ये सारे सुझाव दी थी वो। अब बात आई नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कब हुई थी? सबसे पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। क्लियर है साहब? लेकिन बाद में जाकर के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत, 148 से 151 तक, यहाँ तक जो है सो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों और उसके पदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन इसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है उच्चतम न्यायालय को, न्यायाधीश को जिस तरह से हम हटाते हैं उसी तरह से, मतलब लोकसभा से पास करना पड़ेगा और राज्यसभा से प्रतिवेदन को पास करना पड़ेगा, तभी इसको हटा सकते हैं, ऐसे इसको हटा नहीं सकते हैं। चलिए, इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट्स है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए, तो समझ में आया कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है ये सरकार के लेखा जोखा को रखता है और सार्वजनिक धन का यानी रक्षक होता है। सार्वजनिक धन का क्या होता है? रक्षक होता है। सीधा समझिए कि पालतू कुत्ता की तरह होता है, उसको गेट पे बांध दिए, कोई भी आएगा तो भाव भाव खाली करेगा। आ रहा समझ बात है? उसी तरह से सार्वजनिक धन जो होता है, कुत्ता क्या करता है? घर का जो भी सामान होता है उसका थोड़ा सा रक्षा करता है। उसी तरह से नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है ना, ये जो काम करता है भाव भाव करने का काम करता है। आ रहा समझ बात है? कि जो भी सरकारी धन है ना उसको खाली मुलुर मुलुर देखेगा, लेकिन उसको रोक नहीं सकता है। आ रहा समझ में? सरकार अगर निकाल रही है ना तो रोक नहीं सकता, खाली मुलुर मुलुर देखेगा। जैसे कि कुत्ता आता है तो भाव भाव कर लेता है, लेकिन आदमी प्रवेश भी कर जाता है तो रोक नहीं पाता है। उसी तरह का काम इसका होता है। आ रहा समझ बात है? चलिए साहब, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, इन्हें समझिएगा कि सीएजी को हम कुत्ता बोल दिए, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं समझ रहा है। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद के हटाने की प्रक्रिया, उसके कार्य को हम बताएं। हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का जो लोक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से कितना तक है? इसके पद और कार्यों का उल्लेख है। स्पेशली पद पूछेगा तो 148। देखिए, भारतीय संविधान में महाअभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए से। क्योंकि इस पर जो लगता है ना, क्योंकि संसद से पास जब होगा तो इस तरह से क्या समझिए, महाअभियोग है। और जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर लगाते हैं उसी तरह से इस पर लगाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इसके पदों का वर्णन अनुच्छेद 148 में है। और ना सीएजी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? हाँ, गड़बड़ा गया, इसको सही कर लीजिएगा। क्या होता है? ठीक है, चलिए, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो वो हो जाएगा। 6 वर्ष या 65, महान्यायवादी को बोलते अटॉर्नी जनरल। चलिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, आप समझिएगा। मान लीजिए कि 6 वर्ष इसका होता है कार्यकाल। किसी व्यक्ति को हम 62 वर्ष में बना दिए कि तुम बन जाओ कैग, ठीक है साहब? तो 65 वर्ष का आयु देखिए, 65 वर्ष नहीं समझिएगा, 65 वर्ष आयु, 65 वर्ष से पूर्व। अब देखिए 65 वर्ष हो गया तो कितना साल तक रह पाएगा? 3 ना वर्ष रहेगा। अब देखिए, इस बात को अगर नहीं लिख दिया जाएगा तो बड़ा लफड़ा होगा। लफड़ा क्या होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति बन रहा है 64 वर्ष 8 महीना में, 4 महीना रहेगा। अगर ये बात नहीं लिखल रहता 65 वर्ष, खाली लिखल रहता 6 वर्ष, तब ये की बोलता, लड़ जाता, बोला सब बनेगा 6 वर्ष, हम बनेंगे बूढ़े तो क्यों हुआ है? अभी भी जवान है, बूढ़ कहिए ना कि बूढ़ है, मारेगा लाठी से दबाड़ेगा, क्या बूढ़ हो गए हैं? है कि नहीं? कहिएगा कि बाबा कहिया मरिएगा, भोज कहिया, और तोहर भोज खाक जाएंगे, तोहर भोज खाक जाएंगे हम, समझ रहे बूढ़ा सब? तो वही बात है कि 64 मान लीजिए 64 वर्ष 8 महीना में बना, लेकिन क्या होगा?
अब ये लड़ जाएगा, अगर ये बात नहीं लिखल रहता तो लड़ जाता, सब बनेगा 6 बरस, हम बनेंगे 4 महीना, हमरा ठग रहा है। अब ये बनेगा कितना बरस, बताइए कितना हो जाता है इसका, 70 बरस 8 महीना। आ रहा समझ में, पता चलता कि कब्र में पैर रख ले है लेकिन सीएजी बनले है, हटबे नहीं कर रहा है। आया समझ बात है, वही बात ना, धोती नहीं संभाल रहा है लेकिन संसद का ये संभाल रहा है पूरा लेखा जोखा। तो इसीलिए करके पहले बोल दिया कि नहीं 65 बरस हो गया तो समझ जाओ तो हिसाब किताब खत्म है, समझ रहे, तो और दिमाग का जो भी मेमोरी है डिलीट है, तुम नहीं रख सकता है, इसीलिए करके यहाँ से खुल जाओ। अब मान लीजिए कोई बना 56 बरस में, तब तो ये 6 बरस आराम से रह लेगा 62 बरस तक। ऐसा समझ बात, इसीलिए करके सब बात संविधान में एक एक शब्द को जोड़ा गया है ताकि बाद में उलट फेर नहीं हो। चलिए चलिए, वह सेवानिवृत्त के बाद, कौन, सीएजी, कैग सेवानिवृत्त के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, लेकिन महान्यायवादी जो है ना वो निजी कार्य कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता है। ऐसा बात है, याद रखिएगा साहब। चलिए, महान्यायवादी का बाद क्या करता है, वो सरकार को सलाह देता है, कानूनी सलाह, तो वो बाहर का भी लड़ सकता है लेकिन सरकार की अनुमति हो। चलिए अगला देखिएगा साहब, यह सार्वजनिक धन का क्या होता है, संरक्षक होता है। यही बात बोले थे ना, यह सार्वजनिक धन का क्या होता है, संरक्षक होता है। केवल खड़ा होकर क्या करेगा वो, हाँ, मुलुर देखेगा, भाव भाव करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। यह केंद्र और राज्य सरकार के आय व्यय का क्या करता है, परीक्षण करता है। केंद्र का भी करेगा और सभी राज्यों का भी करेगा, समझ रहे हैं। तो केंद्र का जो रिपोर्ट होगा ना वो सौंपेगा राष्ट्रपति को, केंद्र का जो भी रिपोर्ट होगा किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उठा करके रखेगा संसद के पटल पे, और तब इस पर होगा बहस, तब इस पर क्या होगा, बहस होगा। तैयार कौन किया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो अपना रिपोर्ट किसको दिया, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो होता है उस रिपोर्ट को कहाँ सौंपता है, संसद के पटल पर, यानी लोकसभा में और राज्यसभा में, और तब वहां जाकर के क्या होगा, बहस होगा। आए समझ में। राज्य का जो रिपोर्ट होगा वो सीएजी जो सौंपेगा वो सौंपेगा राज्यपाल को, और राज्यपाल तब जाएगा कहां लेकर के, विधानमंडल के पटल पे। आए समझ में, तब फिर वहां पे बहस होगा। ध्यान में रखिएगा, दोनों का सौंपता है, ये नहीं समझिएगा कि राज्य वाला कोई और, ऐसा नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 151 का 1 के तहत या अंतर्गत होता तहत केंद्र सरकार के लेखाओं को राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को सौंपता। किसके तहत, 151 के तहत, ठीक है, 51 का 1। चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति ये सबसे बड़ी समिति होती है, संसद का सबसे बड़ी समिति बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम, लोक लेखा समिति। इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है कितनी होती है, नहीं, सबसे बड़ी होता है प्राकलन, प्राकलन होती है, प्राकलन सबसे बड़ी होती है। इसमें सदस्य की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 जो होता है ये लोकसभा से होता है और 7 को जो होता है ये राज्यसभा से होता है, राज्यसभा से, ठीक है साहब, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लोक लेखा समिति, तो इसको ये गाइड करता है, कौन करता है गाइड, सीएजी। कौन करता है, क्या करता है, याद रखिएगा, पूछेगा कि लोक लेखा समिति के गाइड या मित्र या मार्गदर्शक के रूप में कार्य कौन करता है, तो क्या करता है। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। टाइम कितना हो गया, नहीं अभी है एक सवाल है इसमें, लेकिन लंबा है थोड़ा सा, कर देंगे वीडियो कल कला करके ना, वीडियो करेंगे तो 2 ही वीडियो में डालेंगे पॉलिटी का, ठीक है। लंबा होगा सो ठीक है, लेकिन 2 ही वीडियो में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अभी इसको कराएंगे तो 10 मिनट लग जाएगा हमको लगता है, ठीक है, करिए देते हैं लगले, छोड़िए। चलिए, कहानी खत्म हो जाएगा। 1946, बहुत चीजें आप जानते होंगे, शॉर्ट फिल्म कर देते हैं। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, देखिए बउआ वाला सवाल है कि नहीं है, तो मेंस में पूछता है, मेंस में पूछ रहा है साहब। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 3। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है से जुड़ा हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं। कैबिनेट
कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा प्रधानमंत्री इटली। इटली कहाँ का प्रधानमंत्री था? ब्रिटेन का, क्लीमेंट इटली। ये ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री था 1946 में। ठीक है साहब, पूछेगा कि आजादी के समय, भारत जब आजाद हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्या बोलेंगे? क्लीमेंट इटली ही था। कौन था? क्लीमेंट इटली ही था। लेकिन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था, तब क्या बोलेंगे? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। समझ में आ रहा बात है? चलिए साहब, तो ये जो घोषणा किया था ना इटली कि एक कैबिनेट मिशन होगा जो भारत जाएगा, ये घोषणा जो हुआ था 15 फरवरी 1946 को। कब हुआ था? 15 फरवरी 1946 को। मतलब वैलेंटाइन डे मना लिया इटली, तब अगला दिन घोषणा कर दिया। आए समझ बात है? चलिए, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। देखिए, घोषणा हुआ 15 फरवरी 1946 को। शब्द को ध्यान में रखिएगा, घोषणा की बात 15 फरवरी 1946 को, भारत आया मार्च 1946 को। इसके संस्तुति पर, इसके कहने पर, इसके सिफारिश करने पर जुलाई में, मार्च में आया, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर है। याद रखिएगा, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। क्या याद रखेंगे? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है साहब, चलिए, संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी कितना थी? 389। कितना थी? 389 थी। और 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया था, चुना गया था। चलिए, देशी रियासत से कितना था? 93 था। देखिए, भारत कभी भी 100% ब्रिटेन का गुलाम नहीं बना था। एक तरफ वो कब्जा करता था तो दूसरा तरफ कोई राजा था वो अपना क्या कर लेता था? स्वतंत्र प्रांत बना लेता था। तो इस तरह से देशी रियासत उस समय था। देशी रियासत उसको बोलते थे जहां पर राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो 93 को जो भाग लिया वो कहां से लिया था? देशी रियासत से। ब्रिटिश प्रांत से कितना भाग लिया? 292। कितना लिया? 292। और चीफ कमिश्नरी यहाँ से कितना सदस्य? 4 सदस्य। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन सा था उस समय? जिस तरह से अभी केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, जिस तरह से अभी केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसी तरह से जो वायसराय के अंडर में सीधा क्षेत्र हुआ करता था वो कहलाता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जिसमें कौन कौन था? दिल्ली था, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। 4 हो गया ना? 1, 2, 3 और 4, ये 4 हुआ करता था उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। क्लियर है साहब? चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में प्रति 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधित्व लिया जाता था। चलिए, मुस्लिम लीग के लिए 78, सिख के लिए 4 सीटें आरक्षित थी। यानी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में कितना सीट दिया गया था? 78। और सिखों के लिए 4 दिया गया था। ठीक है साहब? गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी को चुना गया था, लेकिन ये भाग नहीं लिए थे। आया समझ में? ये दिल्ली में तांडव कर रहे थे। ठीक है, क्या बोले? नहीं, आप दूसरा बात बोल रहे हो। जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया। संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि बिहार से जुड़े हुए हैं जयप्रकाश नारायण, तो हो सकता है कि पूछा जा सके। चलिए साहब, हैदराबाद देशी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया और यहाँ का शासक जो था निजाम था। ये बड़ा खाचड़ था, बाद में इसको मार पीट के हम लोग मिलाए। बड़ी सबसे खत्म शासक था ये। बाद में पुलिस कार्रवाई कर कूट काट के इसको मिलाए हैं। तो ये संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया, सीधा बोला कि हम देश बनाएंगे तो हम तोरा संविधान सभा में काहे भाग लें। सीधी बात, हम बोला कि सीधे कि ना ऊ धो के लेना ना माँ धो के देना, हम अब अलगे जब देश होंगे तोरा संविधान सभा में काहे भाग ले, हमारा अपने संविधान है। नहीं भाग लिया, बकलोल था, बाद में कुटन्ना खाया। चलिए, संविधान सभा जब बना तो इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी नई दिल्ली का जो काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय था उसमें हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए चुना गया था क्योंकि उस सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और याद रखिएगा ये बिहार के थे।
लेकिन था क्या कि इनका ना 36 का आंकड़ा चलता था मुस्लिम लीग के साथ, समझ रहे हैं। इसीलिए करके मुस्लिम लीग इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, सम्मानित व्यक्ति थे, इनको लग रहा था जब हमसे संतुष्ट नहीं है तो हम क्या करें। इसीलिए करके इन्होंने स्वास्थ्य का हवाला, जैसे बीमार भी थे तो स्वास्थ्य का हवाला दे करके ये क्या कर दिए, त्याग पत्र दे दिए, छोड़ दिए। तब 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर को 1946 को जब दूसरी बैठक होती है, तो दूसरी बैठक में जाकर के राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है साहब। और उपाध्यक्ष जो बनते हैं वो एच.सी. मुखर्जी बनते हैं। कौन बनते हैं? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी शॉर्ट में याद रखिएगा, ऑप्शन में भी आपको एच.सी. मुखर्जी ही नजर आएगा, ठीक है साहब। तो याद रखिएगा कितना दिसंबर को, एक बैठक हुआ 9 दिसंबर को, दूसरा हुआ 11 दिसंबर को, और उसके बाद 13 दिसंबर को, दो दिन के बाद देख लीजिए, 9, 11, 13, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव, इस दिन क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। सीधा समझिए उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है कि किसी जब बूढ़ा बुजुर्ग मर जाता है ना, तो उसका बेटा जो होता है भोज करने के लिए ना सारे गांव को बैठक को बुलाता है। जब बैठक बुलाता है ना, तो उसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है बैठक में, वो पूछता है घर भैया को कि कौन बात था, कौन उद्देश्य था तोहर के इतना सब सौ से गांव को बुलाया है। तब बोलता है क्या जानते हैं, हमारा न 84 करना है। कौन सी करना है? 84 करना है। आप लोग तनी हमारा मदद करिए। क्या करिए? मदद करिए। आए समझ बात है। तो संविधान सभा बैठा, तो वहां पर क्या था, वहां पर सभा हुआ तो एक व्यक्ति पूछा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो संविधान सभा भी जब बैठा तो पूछेगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। आए समझ बात है। तो इसी को कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? पारित हो गया। जब मान लीजिए वो बुजुर्ग पूछा तो बोलेगा ना 84 में कौन सी खिलाएगा, तो घर भैया देगा लिस्ट है, ये सब खिलावेंगे, है कि नहीं। तो पहले पढ़ेगा बूढ़ा बढ़िया से, है कि नहीं, कि सब बात ठीक है कि नहीं, और कोई कमी रहेगा तो काट छाट के तब बोलेगा ये करो तब ठीक रहेगा, तब बोलेगा ठीक है, और तब हो जाएगा सब लोग बोले देखो सब लोग ठीक है ना, ये सब खिला रहे हैं, सब लोग राजी है ना, हाँ ठीक है संभाल लेंगे हम लोग, पूरे गांव की इज्जत का सवाल है कि नहीं। और तब क्या करेगा, हाँ तब क्या करेगा, वो हो गया पारित। तो कुछ टाइम लगा ना वो, तो उसी तरह से 13 दिसंबर को पेश हुआ और उसको पढ़ लिख करके समझ करके तब 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। आया समझ में। चलिए अब देखिए इस जो प्रारूप तैयार हुआ, मान लीजिए जो लिस्ट लिखता होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति लिस्ट लिखता होगा ना, कि नहीं लिखता होगा, लिखता होगा ना। तो लिस्ट लिखने वाले को बोलते हैं प्रारूप तैयार करना। क्या बोलते हैं? प्रारूप तैयार करना। तो इसी तरह से उद्देश्य जो प्रस्ताव होगा या संविधान का जो तैयारी होगा उसका तो कुछ प्रारूप होगा ना, ढांचा तो कुछ होगा ना। तो उसको जो तैयार किया था संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव तैयार किए थे। तथा इन्होंने संविधान का प्रारूप भी क्या था? तैयार किया था। सलाहकार भी थे और संविधान सभा के सलाहकार भी थे। सलाह देने वाला बुजुर्ग लोग जो होता है ना, जब बैठक वो सलाह देता है कि बाबू पानी कमी नहीं होना देना, गांव की इज्जत का सवाल है, प्यासल नहीं जाए कोई, समझ रहे, हर चीज। हाँ खड़ा रहेगा वहाँ, जब खाना बनेगा ना वहाँ पे, अरे पूरी वाला गरमे निकालना, इन्हें आटा सान लेला, सो ले लोहिया, समझ रहे, मतलब कड़ाही से कौन चीज करता है वो, गमला से उतना नहीं कर लेना, एकदम खड़ा रहेगा वहाँ पे, इन्हें बर्बाद हो जाए, बाद में बनेगा सो ठीक है, एकदम वो सलाहकार होता है। उसी तरह से सलाहकार थे, समझ रहे हैं। चलिए उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद कई समितियां बनी, जिस तरह से वहां पारित हो गया। अब जब 84 होगा, पारित तो हो गया, अब क्या होगा? 84 तो होगा। तो 84 जब होता है ना साहब, देखिएगा जब भोज होता है ना, तब क्या होता है 84 में ना अलग अलग सबको बांट दिया जाता है ग्रुप, गांव वाला को। क्या कि सब्जी वाला क्या होगा? अलग होगा। एकदम गांव की इज्जत का सवाल है भैया, सब लोग तटस्थ रहना। सब्जी वाला, उसके बाद क्या होता है? पूरी वाला, और रसगुल्ला वाला, अच्छा रसगुल्ला वाला, उसके बाद पानी छोड़िए देता है, पानी वाला, उसके बाद क्या होता है? दही, और तब होगा भोजन सही, है कि नहीं। ये सब हो गया। अब देखिए, अच्छा वो सब हो जाएगा, है कि नहीं। अब हो गया ना साहब, ये 84 में बात शामिल हो गया ना। अब समझिए, अब तो भोज होगा। अब देखिए पूरी वाला, अच्छा 84 में एक के गो पूरी वाला अगर हो तो देखिए ये सब विभाग हो गया, सब्जी विभाग, क्योंकि एक बार में बैठेगा 1000 लोग, 500 लोग बैठेगा ना, तो हो गया ये सब्जी विभाग ही हो गया, पूरी विभाग ही हुआ, रसगुल्ला विभाग ही हुआ, पानी विभाग ही हुआ, दही विभाग हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए
कि 1000 लोग बैठेगा और एक के गमला में पूरी लेकर टंडेली मारेगा तो पता चलेगा यहाँ से खा करके खत्म हुआ तो वहाँ पहुँचा है, नहीं बुझा रहा आपको। तो उसके लिए क्या गो पूरी वाला रहना चाहिए, कम से कम 5-7 गो रहना चाहिए। तो मान लीजिए कि वो क्या करता है कि 5 गो पूरी वाला को बना देता है कि पूरी जो बांटेगा 5 व्यक्ति बांटेगा। ऐसा समझ बात है कि नहीं आ रहा है। देखिए हो रहा है भोज, विभाग है पूरी और सदस्य कितना 5 गो पूरी वाला। 5 गो पूरी वाला है, एक राम ने कुछ होता कोढ़िया बरवद, समझ रहे हैं। 4 गो बांट रहा है, एक गमला लेके ना खड़ा रहेगा सर, केवल खड़ा रहेगा, मुलुर मुलुर मुंह देखेगा, समझ रहे हैं। कोढ़िया बरवद होता है, आए समझ कि नहीं। अब बताइए वो कोढ़िया बरवद होगा और वहने कहीं 5 गो पूरी वाला में 3 गो बरवद निकल जाए तब की होगा, 84 तो 85 में बदल जाएगा, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि एगो व्यक्ति को कह देता है कि बउआ तुम जवाबदेही दे देता है कि 5 को संभालेगा, तुम भी पूरी बांटेगा लेकिन संभालेगा तुम 5 को। अगर घटेगा तो पूछेंगे तोरे से, तब ना सही हो पाएगा। अब मान लीजिए मनीष को कह दिया कि घटेगा तो पूछेंगे तोरे से, तो अब मनीष क्या करेगा, 4 पूरी वाला का करंट लगने रहेगा, तन को खड़ा होने नहीं देगा, समझ रहे हैं। अपने हो जाए तो हो जाए लेकिन खड़ा होने नहीं देगा। तो अब क्या होगा, काम तंदुरुस्त होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आ रहा समझ बात है। इसी तरह से संविधान सभा जब बन रहा था तो अलग अलग काम था, किसी को झंडा बनाना था, किसी को सारे राज्य को मिलाना था, सारे देशी रियासत को मिलाना था, कई को संविधान तैयार करना था, क्या क्या जोड़ना है नहीं जोड़ना, सबका अलग अलग विभाग था। तो इसी तरह से जिस तरह से भोज हुआ उसी तरह से समझिए क्या हुआ, संविधान सभा हुआ। और जिस तरह से पूरी विभाग हुआ उसी तरह से जब पारित हुआ तो कई क्या बन गया, जैसे था पूरी समिति तो इसी तरह से कई समिति बना। और इस समिति को चलाने के लिए एक अध्यक्ष होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर समिति में 5 लोग 7 लोग 8 लोग होगा, एक अध्यक्ष चाहिए कि नहीं। तो उसी तरह से 5 में जैसे एक अध्यक्ष को चुने उसी तरह से अलग अलग समिति में अलग अलग सदस्य होता है और अलग अलग सदस्य में एगो क्या चुन लेते हैं, अध्यक्ष चुन लेते हैं, ताकि काम क्या हो, बढ़िया से हो। आया समझ में कि नहीं आया। तो इसीलिए करके संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनाई गई। आ रहा समझ बात है। तो उसमें जो समितियां थी वो देख लीजिए, जैसे इसमें पूरी विभाग सब्जी विभाग था और इसमें सदस्य कौन बना, अध्यक्ष कौन बना था, मनीष बना था। उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कौन इसमें अध्यक्ष है। क्लियर है साहब। अब देख लेते थोड़ा सा अध्यक्ष, यही से पूछा जाएगा आपको। कई बार होता क्या कि बच्चों को समझ में ये समिति क्या है ये क्लियर नहीं होता है। अब तो लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए साहब, नियम समिति, नियम समिति का अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदस्य कई होंगे लेकिन एक समिति है जिसके सदस्यों की संख्या पूछा जाता है, प्रारूप समिति, याद रखिएगा। प्रारूप समिति का पूछा जाता है, बाकी केवल अध्यक्ष याद रखिए। नियम समिति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी होगा, कर्मचारी समिति, इसका भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो सकता है मनीष होशियार है तो पूरी विभाग के अलावा और भी विभाग दे दे, तनी देखभाल करना, तुम होशियार है, तेज तरार है कि नहीं, इस तरह से। चलिए, संघीय शक्ति समिति, नेहरू जी। देखिए संघ जो ही लगा रहेगा ना किसी समिति में तो आंख बंद करके आप नेहरू मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। और प्रांत जिसमें लगा रहेगा, राज्य की बात लगा रहेगा तो उसमें क्या करिए आप, पटेल मार दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, संघीय संविधान समिति, इसका कौन, नेहरू जी। कौन है, नेहरू जी। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रांतीय संविधान समिति, इसका कौन है, पटेल जी। देखिए प्रांत लगा हुआ है, पटेल जी। अल्पसंख्यक परामर्श एवं मौलिक अधिकार समिति, ये कौन है, पटेल जी। ठीक है साहब। प्रेस दीर्घा समिति कौन है, उषा नाथ सेन। कौन है, उषा नाथ सेन। नागरिकता तदर्थ समिति, ये सब ये डिसाइड करेगा कि नागरिकता किसको मिले नहीं मिले। नागरिकता तदर्थ समिति कौन है, एस वरदाचारी। कौन है, एस वरदाचारी। प्रारूप समिति ये कौन है, बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर अलग हैं और बी एन राव अलग है। दूसरी बात है केवल 10 ही समितियां नहीं थी, और भी समितियां थी, लेकिन जहां से पूछा जाएगा अध्यक्ष का नाम उतना हम लोग इंपॉर्टेंट डाल दिए। अब देखिए प्रारूप समिति का पूछा जाता, सबसे ज्यादा VVI अगर कोई है तो वह प्रारूप समिति है। अब प्रारूप समिति से कई बार सवाल उत्पन्न होता है। देखिएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, BN राव। और इसमें सदस्य की संख्या कितना था, सदस्य की संख्या 7 था। प्रारूप समिति को याद रखिएगा 2 और नाम से जानते हैं, पांडुलेखन समिति इसी को बोलते हैं, और मसौदा समिति। ठीक है साहब।
इस बात को याद रखिएगा। कई बार पूछ देगा कि मसौढ़ा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमको लगता है कि तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, ऐसा नहीं है, एक ही चीज है। चलिए अब देखिए इसमें सदस्य की संख्या कितना था, 7 था। तो एक्चुअली है कि 7 अगर था, यहाँ पर 5 होगा ना, 7 अगर था तो यहां से सदस्य की संख्या भी पूछा जाता है कि कौन सदस्य थे या ठीक है था, ठीक है था। चलिए चलिए अब देखिए याद रखिएगा, यहां से पूछा जाता कौन सदस्य थे कौन सदस्य नहीं थे। देखिए सबसे पहला नंबर तो आप भीमराव अंबेडकर को तो याद ही कर लीजिएगा क्योंकि अध्यक्ष थे, ये तो याद ही रहेगा। उसके बाद कृष्ण जी के 4 गो नाम ले लीजिए, कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव, आंख बंद करके, कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव, कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव। और क्योंकि कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव हमेशा मिलते थे खेत में, गोपी का मटका फोड़ते हुए, आए के ढेला मारते हुए, तो कहाँ मिलेंगे वह खेत में। तो कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव मिलेंगे खेत में, कहाँ मिलेंगे खेत में। तो याद रखिएगा, देखिए कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव कहाँ मिलेंगे खेत में। आया समझ बात है। तो कितना याद हो गया, 6 हो गया ना। एगो लास्ट में है मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह एक मुस्लिम सदस्य एकमात्र थे प्रारूप समिति में, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है साहब। तो याद हो गया ना, एक अध्यक्ष याद रख लिए, और कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव खेत में, कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव खेत में। तो 5 1 6 और एगो याद रखना है मोहम्मद सादुल्लाह। अब देखिए बीच में ना कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जैसे कि माधव राव मर गए, तो इनका माधव का मित्र याद रखिएगा, माधव का मित्र सुदामा थे ना, माधव का मित्र क्या याद रखेंगे, माधव का मित्र, मतलब माधव मरे तो मित्र। और उसके बाद डीपी खेतान तो कृष्णमाचारी बने, कौन बने, कृष्णमाचारी, ठीक है साहब। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बस यही सवाल था। चलिए आज पॉलिटी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।